ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनदर क्लास ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कीटोन और एल्डिहाइड वाला पार्ट खत्म किया था। वी सॉ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन 5 हेडिंग्स, जिसमें हमने बात की थी उनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ना ही सिर्फ एडिशन करवाया, अपन ये भी देखे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर एक रिएक्शन देखा था हमने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर, जिसमें अपन ने अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को यूज करके वाटर रिमूव किया था और अलग अलग आपके NZ वाले कंपाउंड्स बन रहे थे, याद है? DNP डेरिवेटिव देखा था हमने वहां पर, ऑक्सिम बन रहा था। तो ये सारे कंपाउंड्स थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ रिमूवल ऑफ वाटर। उसका हमने बात की एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की टू अल्कोहल या टू एल्कीन्स, एंड ऑक्सीडेशन किस पे होगा? एसिड में। तो ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन यहां फिर से आना चाहिए ना, क्योंकि अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन में आएगा ये रिएक्शन, कि एल्डिहाइड कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फिर से अपन पढ़ेंगे इस रिएक्शन को इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां पे क्लियर है? फिर हमने बात की थी पांचवा जो था वो था ये NaOH का रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डोल रिएक्शन देखा था हमने, और कंसंट्रेटेड के साथ कैनिजारो। ठीक है, वही लास्ट रिएक्शन था क्या कि एक आधा और देखे थे लास्ट? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कैसे भूल सकते हैं, वो तो हर बार पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दीज वर आवर फर्स्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। अब तक अपन ने जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे हैं वो हर बार ऑर्थो और पैरा पे ही होते थे, बट ये पहला है जिसका हुआ है मेटा पोजीशन पे। ठीक है, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप ही है, बट इसके साथ साथ में क्या लगा रहता है? OH। समझ रहे हैं क्या? वहां पे कार्बोनिल ग्रुप क्या क्या रहता था? H या फिर R लगा रहता था। यहां पे एक तरफ OH फिक्स है और दूसरी तरफ R आएगा, या तो फिर H आ सकता है। क्लियर है? चलो नीचे लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, organic compounds containing COOH, बॉन्ड के साथ लिखना, COOH group are called carboxylic acids, are called carboxylic acids, are called carboxylic acids. So stop. The group is made up of, the group is made up of, the group is made up of a carbonyl group, made up of a carbonyl group and a hydroxyl group, and a hydroxyl group. ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसलिए मिला के बोल देते कार्बोक्सिल। कार्बोनिल का कार्बो ले लिए और इसका इक्सिल ले लिए, मिल गया कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, full stop. Therefore it is called carboxyl group, therefore it is called carboxyl group, carboxyl group। ठीक है, अब साथ में क्या लग सकता है? मैंने वहां पे R और H दोनों लिखा है ना, और एक और क्या लग सकता है? AR तो भूल गए ना, एरोमेटिक वाला भी तो पढ़ेंगे। तो R लग सकता है, AR लग सकता है, या H लग सकता है। H सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होगा इसका, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम इज मिथेनोइक एसिड, है ना। HCOOH, ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का, एलिफैटिक वाला। और एरोमेटिक वाला सबसे छोटा क्या बनेगा? T6H5COOH, बेंजोइक एसिड। इससे छोटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आप नहीं बना सकते, और इससे छोटा एलिफैटिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, ओके।
नीचे लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में बी एलिफैटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी एलिफैटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी एलिफैटिक और एरोमेटिक, और एरोमेटिक, और एरोमेटिक। ठीक है, इनको फैटी एसिड भी बोलते हैं, आप पढ़े हो ना फैटी एसिड्स, है ना। उसमें पढ़ते थे अपन जब सोप पढ़ते थे, साबुन बनाना सीखते थे ना क्लास 10th में, कि साबुन जो होता है, सोप जो होता है, दे आर दी सोडियम सॉल्ट ऑफ, नहीं पढ़े? हाँ, C17H35 होता था, C15H31 होता था, देवर दी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये बोलते थे। प्रांजल, नहीं पढ़ा है क्या क्लास 10th? मैं ही पढ़ाया हूँ तेरे को तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसलिए बोलते बिकॉज C15H31 COOH, इसका नाम था पैल्मिटिक एसिड, और इसमें से H निकल के अगर यहाँ पे Na आ जाएगा तो ये होता था सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोडियम पैल्मिटेट इस सोप का नाम था, समझ रहे हैं क्या, जो आज डव के नाम से बिक रहा होगा मार्केट में। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलने का मतलब ही ये था कि ये जो लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड थे, दे आर फाउंड इन दी फैट्स, जो हमारा फैट होता है उसमें पाए जाते हैं, दैट इज वाई दे वर नोन एज फैटी एसिड्स। फिर हम डिटर्जेंट भी पढ़ते थे, वो सल्फोनिक एसिड्स होते थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स, SO3H। ठीक है, चलो, ये तो बात होगी इसके इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, हिंट डालना नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। बॉन्डिंग कैसे हो रही है? कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड सिंगली बॉन्डेड टू OH, है ना, ऐसी इसकी बॉन्डिंग है। इसमें रेजोनेंस भी होगा, इसका एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें अपन रेजोनेंस दिखाते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कुछ ऐसा बनेगा ये, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपके पास क्या है, लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, बनाओ इसका स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस बना करके देखो कैसे बनेगा। कैसे बनाते हैं अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करते हैं, वहां पे आपको पाई बॉन्ड कहां दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O के साथ जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ही तो है ना, तो उसको निकाल दो वहां से, उठा के कहां फेंकोगे? उस O के पास। किस O के पास? ये वाले, ऐसे। इससे क्या होगा? हाँ, इसके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर कार्बन के लिए बताओ ना, कार्बन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे अपन? हाँ, ये वाले O से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ताकि कार्बन का 4 बॉन्ड बना रहे, मेंटेन रहे। ठीक, तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? RC, यहां सिंगल बॉन्ड कर देना अब, क्योंकि आप तो हटा चुके हो ना डबल बॉन्ड को, और इसकी जगह जो 2 लोन पेयर थे वो कितने हो जाएंगे? 3, और आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना। और इधर जो सिंगल बॉन्ड थी अब वो क्या हो जाएगी? ये आप ही ने तो इलेक्ट्रॉन उठा के वहां रखा ना, यही दो चीज तो होती है, बॉन्ड बनती है पेयर, पेयर बनता है बॉन्ड। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका O, जिसके पास अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हट गया है, तो पॉजिटिव चार्ज दे देना, और ये H। ठीक है, इसका बना लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, और क्या, और कौन, और क्या बन सकता है? ठीक है, ये रेजोनेंस अपन पढ़ते क्यों थे वैसे? और कुछ? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे ना रेजोनेंस, अपन को क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी रेजोनेंस? और कुछ?
हाँ वो तो ठीक है, एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी समझने के लिए देखो क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का यही स्ट्रक्चर पढ़ते तो आप हमेशा यही सोचते कि डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम तो अब केमिकल बॉन्डिंग में यही पढ़े कि सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है, डबल बॉन्ड उससे छोटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटी होती है, ये पढ़े अपन। और स्ट्रेंथ वाइज भी ट्रिपल बॉन्ड उससे ज्यादा है, भले लेंथ वाइज कम है पर स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है आपकी ट्रिपल बॉन्ड देन दी सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बट इसका जब स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट किए ना, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किए, तो पता चला कि ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा था, जबकि यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं समझा पाए, किसके लिए, किसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहां पे तो साफ दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है तो इसकी छोटी होनी चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड है तो बड़ी होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली दोनों बॉन्ड का लेंथ सेम आ रहा था। तो पता चला कि अच्छा, इसमें रेजोनेंस के कारण ये कभी सिंगल भी होती है और ये कभी डबल भी होती है, जिसको अपन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल देते हैं। इसलिए दोनों बॉन्ड का लेंथ सेम है, और ना ही वो सिंगल बॉन्ड से बड़ा है ना ही वो डबल बॉन्ड से छोटा है, मतलब वो दोनों के बीच में लाई करेगा। मतलब मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड की लेंथ अगर फॉर एग्जांपल 167 पिकोमीटर है और डबल बॉन्ड की लेंथ लेट्स से 125 पिकोमीटर है, तो इन दोनों की एक्सपेरिमेंटल लेंथ जो आई है, जो करेक्ट है, वो कहीं इन दोनों के बीच में होगी, लेट्स से हो सकता है 147 पिकोमीटर होगी। ना ही वो आपके सिंगल बॉन्ड के बराबर आ रही है, ना ही वो डबल बॉन्ड के बराबर, इट इज द एवरेज एंड नॉट एग्जैक्टली वो मैथ्स का एवरेज, बट इट लाइज इन बिटवीन द टू वैल्यूज। तो वो हम इसको रेजोनेंस से ही समझा सकते हैं। हमने ओजोन का स्ट्रक्चर पढ़ा, तब अपन रेजोनेंस पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, कि ओजोन में एक तरफ ओ का डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, तो हमको लगता था कि ये बॉन्ड छोटा होगा, ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा, पर एक्सपेरिमेंटली पता चला कि दोनों बॉन्ड का लेंथ सेम आता है, बिकॉज कभी ये भी डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो बोथ हैव डबल या बोथ हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, जिसके कारण अपन रेजोनेंस से ही बता पाए कि ऐसा होता है। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, हर प्रॉपर्टी में होगा ना। रेजोनेंस हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, जो उसका एक लुईस स्ट्रक्चर शायद नहीं बता पाता, इसका एक लुईस स्ट्रक्चर शायद नहीं बता पाता, पर अगर आप इसको देख लोगे तो आप बोल दोगे कि हाँ सेम हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हो गया, दोनों स्ट्रक्चर बना लिए क्या? नीचे लाइन में लिखना, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, as a result of resonance, as a result of resonance, the C bond O, बॉन्ड बनाना है ना, the C बॉन्ड बनाएंगे, then O, C bond O, बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लिखना, C bond O, bond length, as a result of resonance, the C bond O bond length in carboxylic acid, in carboxylic acid is shorter, is shorter than the normal, than the normal C bond O bond length, C bond O bond length in alcohols and ethers, in alcohols and ether. अल्कोहल और ईथर के पास भी तो ये वाला बॉन्ड है ना, कैसे? CH3OH लिखते हैं, तो ये CH3OH, ये है ना ये बॉन्ड इसके पास भी, और ईथर में भी आप CH3OCH3 लिखते हो, तो यहां पे भी आपकी सिंगल बॉन्ड है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी क्यों? क्योंकि यहां पे रेजोनेंस नहीं है, तो इनकी CO की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी। तो आपको लग रहा था यहां भी CO का बॉन्ड लेंथ सेम होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, वो शॉर्टर हो गया। समझ आया आपको लाइन? As a result of resonance, the C bond O bond length in carboxylic acid is shorter than the normal C bond O bond length in alcohol and ether. ठीक है, एक लाइन और लिखना, also the C double bond O, बॉन्ड बनाएंगे, C double bond O bond length in carboxylic acid, in carboxylic acid is slightly longer, is slightly longer than the normal, than the normal
C double bond O bond length in, then the normal C double bond O bond length in aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Aldehyde and ketones. ठीक है, क्लियर है ये? तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ बनता है, आर आर, ये कीटोन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इनमें रेजोनेंस है नहीं, तो जो बॉन्ड लेंथ है इनकी वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है सी डबल बॉन्ड ओ की। और यही जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर आ रहा है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका बॉन्ड लेंथ इनसे लॉन्गर हो गया, क्योंकि इनके पास थोड़ा सिंगल बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी तो है, कभी ये सिंगल भी है कभी ये डबल भी है, तो उनकी लेंथ डबल से ज्यादा, सिंगल वालों की लेंथ डबल से कम। ठीक है, तो ये रीजन के लिए आ सकता है ना कि व्हाई दिस हैपेंस, कि नॉर्मल सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड से कार्बोक्सिल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों है, तो उसका रीजन अपन क्या देंगे, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन में। हैंड डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट तो लिख लो, पहला हमको आता भी है, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी मतलब 1 डिग्री है ना, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, फ्रॉम प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। कीटोन में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कीटोन से हमें एसिड तो मिलता है, बट उसका नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है ना, याद है पॉप ऑफ रूल से टूट रहा था। तो अगर आप 5 कार्बन का कीटोन लिए हो तो हो सकता है आपको 2 और 3 कार्बन का एसिड मिले, 5 कार्बन का एसिड नहीं मिलेगा। कीटोन से नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे दोनों एसिड्स में, भले दो टाइप का एसिड मिलेगा, पर वो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हमारे पेरेंट कीटोन से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड दोनों को क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडाइज, क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, हाइफन डाल के लिखो, these are readily oxidized to their corresponding carboxylic acids. These are readily oxidized to their corresponding carboxylic acids. These are readily oxidized to their corresponding carboxylic acids with common oxidizing agents such as, these are readily oxidized to the corresponding carboxylic acids with common oxidizing agents such as, with common oxidizing agents such as KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में लिख लेना इसका न्यूट्रल और एसिडिक और एल्कलाइन, कोई भी मीडियम में न्यूट्रल एसिडिक एल्कलाइन, ब्रैकेट क्लोज, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखेंगे कुछ, CH3CH2OH, KMNO4 KOH। अगर ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, एल्कलाइन KMNO4 लिया है हमने, KOH एल्कली है ना एक, तो एल्कलाइन KMNO4 को ऐसे अपन लिख सकते हैं KOH। ठीक है, तो आपको यहां मिल जाएगा एसिड, 2 कार्बन का आपने एल्कोहल लिया तो एसिड भी आपको 2 कार्बन का ही मिलेगा, दैट इज इथेनोइक एसिड, कॉमनली नोन है एसिटिक एसिड। ठीक है, एक और रिएक्शन लिख लो। अच्छा, उसको इसमें भी ना 2 स्टेप लिखना है, यहां पे आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में यहीं पे एसिडिफाइड करके लिख देना,
एसिडिफिकेशन से मिलेगा, मतलब पहले आपको के मिलेगा वहां पर लगा हुआ, फिर वो COOH हो जाएगा। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और लिखना, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल को ऑक्सीडाइज कर लो, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, वही मिलेगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल से मिल जाएगा आपको ब्यूटेनोइक एसिड। और CH3CHO, ये जो टॉलन से भी हो जाता है ना, एल्डिहाइड है ना, अरे एल्डिहाइड के लिए अपने लिखा था ना कि इसको तो माइल्ड भी चलेगा, टॉलेंस या फेलिंग्स, तो आप इसमें टॉलेंस भी लिख सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट। क्या था टॉलेंस रिएजेंट? हाँ, अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, वो लिखिए ना ब्यूटेनॉल वाला, पीसीसी इसमें नहीं चलेगा, पीसीसी तो अपन वहां यूज करते थे ना अल्कोहल से एल्डिहाइड रोकने के लिए। मतलब अच्छा एक ही स्टेप बढ़ा रहा है इसलिए बोल रहे हो, हाँ कर सकते हैं यूज, है ना, बट करते नहीं है जनरली। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंस से दोनों काम करेगा ना, टेस्ट भी दे रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड होगा। चलिए सेकंड लिखेंगे, सेकंड मेथड ये था फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सेकंड मेथड लिखेंगे, सेकंड मेथड फ्रॉम, इसके लिख लिया ना तीनों एग्जांपल। चलिए सेकंड मेथड लिखना, फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स, फ्रॉम एल्किल बेंजीन्स, एल्किल बेंजीन का मतलब, हाँ एक बेस्ट एग्जांपल इज टोल्यूइन या इथिल बेंजीन। मतलब एल्किल आप कुछ भी ले लो, मिथिल, इथिल, प्रोपिल और बेंजीन चिपकाते जाओ, मिथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन, वो मिथिल बेंजीन को अपन टोल्यूइन बोलते थे। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे हैं, फ्रॉम अल्किल बेंजीन, इसमें हाइफन डाल के लिखो, तो इससे एरोमेटिक एसिड ही बनेगा ना, क्योंकि आपने तो बेंजीन वाला कंपाउंड ही लिया है, तो एसिड क्या बनेगा हमारा, एरोमेटिक वाला, यानी कि बेंजोइक एसिड। लिखना हाइफन डाल के इसमें, एरोमेटिक एसिड्स आर obtained by, aromatic acids are obtained by, aromatic acids are obtained by vigorous oxidation of, vigorous oxidation of, vigorous oxidation of alkyl benzenes, alkyl benzenes with a number of oxidizing agents। ये तो आपका हाइड्रोकार्बन ही है ना, इसको भी ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। अगर आप इसको एसिड तक पहुंचाना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन ही करेंगे। विथ अ नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वही पीछे वाले जो सच एज KMNO4 K2Cr2O7, ऐसे बस दोनों के नाम लिख लो, सच एज KMNO4 K2Cr2O7 एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए एक लाइन और लिखना जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ बेंजिलिक हाइड्रोजन्स, बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ, because of higher reactivity of the benzylic hydrogens, benzylic hydrogens, because of the higher reactivity of benzylic hydrogens, benzylic hydrogen मतलब जो हमारे, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मिथिल बेंजीन है और दूसरा है लेट्स से इथिल बेंजीन, तो जो कार्बन जस्ट आपके बेंजीन रिंग से अटैच है उसके लिए अपन बेंजिलिक वर्ड यूज करते हैं। आपको याद होगा बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड, हम ऐसा लिखते थे। बेंजिल अल्कोहल का मतलब क्या होता था, CH2OH, नॉट OH डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, वो तो फिनॉल होता है। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग में लग जाता है उसको तो फिनॉल बोलते हैं ना, ये कहलाता है बेंजिल
अल्कोहल। और ऐसे ही हमने बेंजिल क्लोराइड भी पढ़ा था, जिसमें CH2 के साथ Cl लगता है। मतलब इन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हाइड्रोजन्स। दीज आर नोन एज बेंजिलिक हाइड्रोजन्स। तो हम क्या लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजिलिक हाइड्रोजन्स as compared to other hydrogens, as compared to other hydrogens, as compared to other hydrogens on the alkyl chain, on the alkyl chain, on the alkyl chain, comma, oxidation occurs at this carbon. Oxidation occurs at this carbon. Oxidation occurs at this carbon. Full stop. As a result, all alkyl benzenes, as a result, all alkyl benzenes give the same benzoic acid. All alkyl benzenes give the same benzoic acid. इसको पूरा अंडरलाइन करना। all alkyl benzene से लेकर के सेम बेंजोइक एसिड। इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, दिखना चाहिए दूर से कि कोई सा भी आप अल्किल बेंजीन ले लो, आपको हर वक्त क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल लिखना इसका। ये है टोलुइन, दिस इज इथिल बेंजीन, दिस इज प्रोपिल बेंजीन। और ये मैंने आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाया। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलते थे? वेरी गुड, क्यूमीन। क्या बोलते थे? क्यूमीन। इससे अपन क्या करते थे? फिनॉल बनाते थे। फिनॉल का प्रिपरेशन था फ्रॉम क्यूमीन। प्रिपरेशन नहीं बोलना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग था। ठीक है, हाँ चलो। सब में आपने पहले लिया KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ में KOH यानी कि अल्कलाइन वाला। सब में आपको इंटरमीडिएट एक बनाना है, जिसका नाम होगा, बेंजीन के ऊपर कुक लिखना है। क्या लिखना है? कुक। अरे के पॉजिटिव आ गया, ठीक है, याद रखने के लिए कुक बोल रहा हूं। फिर आप इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सब में यही होगा, सब में यही होगा। भले आपका यहां पे 2 कार्बन का अल्किल ग्रुप है, 3 कार्बन का अल्किल ग्रुप है, या ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप है, हर में एंड प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। यही हमने लास्ट लाइन में लिख के अंडरलाइन किया है। उसका मेन कारण बस ये है, बेंजिलिक हाइड्रोजन की हायर रिएक्टिविटी के कारण वही ऑक्सीडाइज होगा, बाकी लोग के कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सब में सेम रिएक्शन लिखो। आपको चाहिए तो आप एक साथ स्टेप नंबर 1 में KMNO4 KOH लिख करके, सेकेंड स्टेप में एसिडिफाई करके सीधा बेंजोइक एसिड बना लो। चलिए, सब में यही करो सेम, बाकी दोनों में भी। हाई प्रोडक्ट वो छोटा एसिड बना सकता है, पर बेंजीन के साथ तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ठीक है, 2 कार्बन का एसिड बन सकता है, 3 कार्बन का एसिड बन सकता है। ठीक है,
वो चारों लिख लोगे तो फिर इसका आंसर बताना ऐसा क्यों हो रहा है, नो एक्शन। हाँ, एक बार रीड करो जो लिखे हैं, शायद उसको पढ़ के शायद समझ में आए कि ऐसा क्यों है। इसके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। बाकी आप देख रहे थे यहाँ पर 3 बेंजिलिक हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर एटलीस्ट एक तो था, बट यहाँ पे 3 डिग्री ग्रुप के कारण एक भी बेंजिलिक हाइड्रोजन इस कार्बन पर नहीं है, और यही कार्बन तो ऑक्सीडाइज होने वाला था। समझ रहे हैं क्या? तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, सब में सेम होगा। मतलब फास्ट ऑक्सीडेशन, थोड़ा एक्सोथर्मिक टाइप का ऑक्सीडेशन, सडन सडन रिएक्शंस को विगरस बोलते हैं ना। और अगर दो जगह पर मिथिल मिथिल लगा होगा तो दोनों को COOH में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अभी तो अपन एक ही जगह पे कार्बन लगा रहे थे ना। अगर मल्टीपल जगह पर कार्बन होंगे तो सारे के सारे कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल उसका भी लिखते हैं। तो अपने जाइलीन था ना, जाइलीन, ये हो गया क्या चारों पांचों? ये लिख लियो ना, ये वाला नो एक्शन वाला। नीचे लिख लेना, इफ देर आर इफ देर आर टू और मोर अल्किल ग्रुप्स, if there are two or more alkyl groups, if there are two or more alkyl groups, if there are two or more alkyl groups, comma, each alkyl chain is oxidized to a, each alkyl chain is oxidized to a, each alkyl chain is oxidized to a COOH group, COOH group. Each alkyl chain is oxidized to a COOH group या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल ये लिख लेना, ये आपका ऑर्थोजाइलिन है। ऑर्थोजाइलिन रिएजेंट्स वही रहेंगे, KMNO4, KOH and dilute H2SO4. Both will be changed to COOH, COOH। ठीक है, इसका दो नाम हो सकते हैं, एक तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर इसका एक नाम होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड लिख लो, कॉमन नेम है वो, चालू होता है पी से बट पी साइलेंट है, PTHALIC, थैलिक एसिड है। हाँ, आएगा थालामाइड, जब पढ़ेंगे गैब्रियल थालामाइड प्रोसेस में ही आएगा थैलिक एसिड। ठीक है, उसी से बनेगा थालामाइड, थैलिक एसिड से ही थालामाइड बनेगा। अमाइड अपन ने पढ़ा है। एक चीज अब पीछे मैं आपको बताना भूल गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के वो 4 डेरिवेटिव याद है ना आपको? अमाइड बनाए थे, एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिल क्लोराइड। ये चारों डेरिवेटिव भी बनते हैं एसिड से, और वो चारों डेरिवेटिव भी एसिड को बना सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी अपन उनका प्रिपरेशन भी देखेंगे, मतलब उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, फिर जब प्रॉपर्टीज में आएंगे तो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, दोनों देखेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ?
अभी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो उन चारों से एसिड बनाएंगे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में आएंगे तो उन चारों को इस एसिड से बनाएंगे। ठीक है, डन, ये हो गया प्रोसेस। चलो नेक्स्ट, थर्ड वे। पहला था हमारा एल्डिहाइड और एल्कोहल से, दूसरा मेथड था अल्किल बेंजीन जिससे एरोमेटिक वाला ही बन रहा है। थर्ड वे लिखेंगे, थर्ड तरीका, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, ये थर्ड तरीका है फॉर प्रिपेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अमाइड हमारा डेरिवेटिव ही है, CONH2। आपने COOH में से OH हटा के क्या लगाया है, NH2, उसी को अमाइड बोलते हैं। अमाइन नहीं है, अमाइड, डी। अमाइन तो NH2 होता है, बस CO लग जाएगा तो अमाइड बन जाता है। ठीक है, इसमें लिखना हाइफन डाल के, nitriles are first hydrolyzed to, nitriles are first hydrolyzed to amides, nitriles are first hydrolyzed to amides, and then to acids, and then to acids in the presence of boiling mineral acids, in presence of boiling mineral acids or alkalis as catalyst, as catalyst। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिखना, फिर एग्जांपल देखते हैं। RCN, यही तो होता है ना नाइट्राइल, देखो ना, इसमें और RCONH2 अमाइड में क्या फर्क है, मतलब नहीं तो यहां भी C डबल बॉन्ड O बन रहा है ना, ये N तो जुड़ा है अभी भी। अपन क्या करवा रहे हैं, नाइट्राइल का क्या लिखे अपन, नाइट्राइल्स आर फर्स्ट, बस पानी का ही फर्क है, देखो नहीं दिख रहा, हाँ देखो ना, RCN में C और N के बीच में O घुसा देंगे और H2 दे देंगे N को, बन गया अमाइड। तो पहला प्रोसेस वही है। ठीक है, तो निकला नीचे इसमें RCN प्लस हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी का एडिशन, वो भी किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, या तो एसिड या तो एल्कली, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, एसिड या एल्कली, उसके प्रेजेंस में हम पहले इसको क्या बनाएंगे, अमाइड। तो ये बन जाएगा RCOOH हटा, NH2 आ गया। ऐसी तो होता है हमारे एसिड से अमाइड बनाते समय, OH की जगह NH2 आया है, OH की जगह ही तो NH2 ने लिया ना, तब तो बना उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे अपन एसिड में। तो नेक्स्ट स्टेप में RCONH2 plus H2O gives you, अगेन सेम रिएक्शन, सेम चल रहा है, बस स्टेप वाइज चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, सेकंड स्टेप में एसिड बन जाएगा, RCOOH। व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट, अमोनिया, NH3। देखो ना, ये NH2, एक H यहां से लिया, NH3 तो बचेगा, OH तो यहां फिट हो गया। ठीक है, पर अगर आपने एसिड लिया होता ना, सुन रहे हो क्या, अगर आपने एसिड लिया होता ना तो ये NH4 प्लस बनता, क्योंकि एसिड का H प्लस, अमोनिया का NH3, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते और क्या बन जाता, अमोनियम आयन। जैसे वाटर और H प्लस का हाइड्रोनियम आयन बनता है ना, वैसे अमोनिया और H प्लस का बनता है अमोनियम आयन। ठीक है, चलिए, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। एक एग्जांपल लेकर के आप इसको सॉल्व करो। नीचे एक एग्जांपल लेना, टेक एसिटोनाइट्राइल, एसिटो मतलब 2 कार्बन का नाइट्राइल ले रहे हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको पहुंचाओ एसिड तक, पहला रिएक्शन ये। दूसरा रिएक्शन बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल का भी ऑक्सीडेट, ये रिएक्शन करवा करके एसिड तक पहुंचाओ, जल्दी करो। इसमें बेस लेके प्रोसीड करना, फर्स्ट स्टेप में भी बेस और सेकेंड स्टेप में भी ऊपर बेस रहेगा।
और इसमें आप फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में एसिड लेके बनाना। ठीक है, मैंने दोनों लिखा है ना कि H+ भी ले सकते हैं, OH नेगेटिव भी ले सकते हैं। हो गया। पहले बना रहे हो अमाइड, तो CH3CONH2, ये बना अमाइड। अब इसी का बेस के साथ आपने किया है, तो CH3COOH बनता, पर एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, तो COONA प्लस अमोनिया। ठीक है, इधर फर्स्ट स्टेप में अमाइड बनेगा, बेंजीन अमाइड CONH2, पानी ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एसिड है, तो मैंने कहा था ना कि एसिड के साथ NH4+ बनाएंगे, बाकी ये हमारा बेंजोइक एसिड ही रहेगा। यहां पे ONA मत कर देना क्योंकि एसिड है साथ में, एसिड एसिड न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। सुन रहे हैं क्या? एसिड और एसिड मिलकर सॉल्ट नहीं बनाएंगे, एसिड और बेस था इसलिए अपन ने ऊपर सॉल्ट बना दिया। यहां मत COONA कर देना। सुन रहे हैं कि सर ऊपर तो किए, यहां क्यों नहीं किए? तो ऊपर देखो NaOH था, यहाँ पे HCl है, तो एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन करके सॉल्ट बनाएगा ना, एसिड एसिड के साथ मिलकर थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। क्या? प्लस NH4Cl, NH4 पॉजिटिव होगा, इसका Cl नेगेटिव है, मिलके क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो नाइट्रल एस्टर का सेम ही रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रल पहले, सॉरी, नाइट्रल और अमाइड का एक ही रिएक्शन है, लेकिन नाइट्रल पहले अमाइड ही बन रहा है और फिर अमाइड का हाइड्रोलिसिस से एसिड। तो हाइड्रोलिसिस यहां पे हम कई बार करेंगे, है ना? हो गया। फोर्थ प्रोसेस, इसमें अरे ये एसिड बन रहा था, ये बेस था, तो सॉल्ट बना। ये एसिड बनना चाहिए था और एसिड ही था, तो एसिड एसिड थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन करके सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस, फ्रॉम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कैसे पीछे रहेगा, है ना? तो हर जगह आ जाता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by the action of Grignard reagent, Grignard reagent, Grignard reagent on carbon dioxide, on carbon dioxide, on carbon dioxide। ये रिएक्शन अपन ने पढ़ा है, पर फर्क इतना है कि वहां पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करवाया था कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ये रिएक्शन किसी को याद है? हाँ, अडक्ट बनता, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता था? एल्कोहल नहीं बनेगा भाई, एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते थे। सॉरी, सही सही बोला था भाई, है ना? सॉरी, है ना? अल्कोहल्स 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स। मतलब अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया होता तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता, कोई और एल्डिहाइड लेते तो 2 डिग्री अल्कोहल्स, और कीटोन लेते तो 3 डिग्री। वही फर्स्ट स्टेप में एडक्ट और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल्स बन रहे थे, राइट? अब अपन ने क्या कर दिया, इसकी जगह क्या लिया है? CO2। RNGX तो अभी भी है, पर यहां पे क्या आ गया है? CO2। देखो, हमने इसको OH में कन्वर्ट करना सीखा था, राइट? पर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो OH के साथ साथ डबल बॉन्ड O भी होता है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, ना कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। कि एक जगह पहले से O फिट रखते हैं और इसको तो अपन को OH करना आता है,
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप इधर इधर को कुछ नहीं करोगे, जो भी करेंगे यहां पर करेंगे, या फिर यहां करोगे तो यहां कुछ नहीं करोगे, दोनों तो एक जैसे ही है ना। तो इधर क्या होने वाला है, वही अडक्ट बनने के लिए क्या होगा, इधर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इन दोनों में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये जाएगा आर इस सी के पास। अडक्ट तो ऐसे ही बनाए थे ना अपन। इस ओ को कुछ मत करना, इस ओ को ऐसे ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये ओ के पास क्या आने वाला है जल्दी बताओ, mgx क्या आने वाला है, mgx, और इस सी के पास क्या आने वाला है, आर। ये बन गया हमारा अडक्ट, करेक्ट। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बन जाएगा आर सी ओ ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। ठीक है, लिख लो उसका जनरल रिएक्शन। ऊपर वाला मत लिखना है ना, नीचे वाला। क्या हो गया? तो आप लोग ये रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिख लो, फिर उसके बाद सेम रिएक्शन को आप इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करके मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे कि कौन सा एसिड बनेगा। इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज अवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CO2 तो CO2 ही है, उसको क्या चेंज करोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग अलग लेकर के अपन अलग अलग एसिड बना सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से, क्या एसिड बनना चाहिए, मुझे एसिड का नाम बताएंगे। हाँ? हम्म। दो कार्बन ऑलरेडी अल्किल के पास है, एक कार्बन उसको कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, 3 कार्बन का एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। यहां भी देखो ना, आर, जितना भी हमारा आर रहता है उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यही तो था। तो यहाँ पे आर हमारे पास 2 कार्बन का है इथिल, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जुड़ जाएगा, तो हमारा 3 कार्बन का एसिड बनेगा, दैट विल बी प्रोपेनोइक एसिड। बना, अडक्ट बना गया क्या? क्या बना है अडक्ट? C2H5, अरे बस ये आर की जगह तो C2H5 रखना है। C2H5 COO Mg एंड ऑन हाइड्रोलिसिस क्या मिल जाएगा आपको, C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये क्या होता है हमारा प्रोपेनोइक एसिड प्लस MgOH, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम फ्रॉम एसिल हालाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ये भी दोनों डेरिवेटिव है उसके। फ्रॉम एसिल हालाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, दोनों का बस हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हमें एसिड मिल जाएगा, हाइफन डाल के लिखो। These are hydrolyzed by water. These are hydrolyzed by water. These are hydrolyzed by water to give carboxylic acid. To give carboxylic acid. To give carboxylic acid. ये रिएक्शन को कंप्लीट करो जल्दी से।
एनहाइड्राइड्स याद करेंगे कैसे बनाते थे अपन। मैंने आपको एसिडिक एनहाइड्राइड बना के दिखाया था कि CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं और दोनों में से अपन क्या निकालेंगे, वाटर निकाल देंगे। तो ये दोनों तो कॉमन हो गए ना दोनों में, तो CH3CO का ट्वाइस और एक O बाहर रहेगा। समझ रहे हैं क्या? अब आपको ये दोनों एनहाइड्राइड दिख रहे हैं, जिसमें ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये दो अलग अलग एसिड से मिला करके पानी निकाले हैं। कौन कौन सा 2 एसिड होगा ये बता सकते हैं क्या? एक होगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड, और दूसरा क्या होगा, एसिडिक एसिड। अरे 2 कार्बन का एसिड और 7 कार्बन का एसिड मिला करके निकल गया वाटर। क्या बचा, C6H5CO इधर से CH3CO, और बीच में क्या है हमारा, एक O कॉमन। ये वही दिख रहा है आपको। समझ में आया क्या? तो जिन 2 एसिड से बना है ना, उन्हीं दोनों एसिड को बनाएगा। समझे? जिन 2 एसिड से मिलके ये बना है, उन्हीं दोनों एसिड को ये बनाएगा। और ये किन 2 एसिड से मिलके बना है? अरे ये तो दोनों ही सेम दिख रहे हैं ना, तो दोनों ही क्या है, तो दोनों बेंजोइक एसिड बनाएंगे, सिंपल। तो यहां बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, यहां बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड। ऊपर वाले में तो बेंजोइक एसिड और ऊपर वाले में एसिडिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? ऊपर वाले दोनों हमारे क्या है, एसिल क्लोराइड, और नीचे वाले दोनों क्या है हमारे, एनहाइड्राइड्स। समझ गया ना एस्टर कैसे बन रहा है? 2 एसिड के मिला करके वाटर निकालना है। अब वो दोनों एसिड एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों एसिड अलग अलग भी हो सकते हैं, हमें तो पानी निकालने से मतलब है। ठीक है, चलो जल्दी प्रोडक्ट लिख लो सबके। पहले वाले का CH3COOH, साथ में HCl, इसमें C6H5COOH है ना, साथ में यहां भी HCl, इधर C6H5COOH प्लस CH3COOH, यहां पे HCl अगर नहीं आएगा ना कुछ भी ना, और इधर पे C6H5COOH का 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा डेरिवेटिव बच गया जिससे अभी तक अपन एसिड बनाए नहीं है? किससे किससे बना ली देख लो ना पीछे, यहां 2 कवर होगा, यहां पर ये हो गया ना, देखो ये एनहाइड्राइड हो गया, ये हमारा एसिल क्लोराइड हो गया। अमाइड इसके पहले बना दिए थे, एस्टर बचा है लास्ट, तो लिख लो फटाफट एस्टर का भी। लास्ट मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो देखो एस्टर बनता कैसे था, किसी को याद है एस्टरिफिकेशन क्या था? अपन अल्कोहल में पढ़े भी हैं। एस्टरिफिकेशन, एस्टर वाज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जो कि बनता है ROH एंड आपके RCOOH के डिहाइड्रेशन से। दोनों का मिला के अपन वाटर निकालेंगे, और जो बच जाएगा RCOOR, यही तो एस्टर है। RCOOR इज एस्टर, मतलब आपने OH हटाया, उसकी जगह एल्कोक्सी लगाया है, वही तो है एस्टर। एस्टर इज अ एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? एस्टर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ, सॉरी, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ऑफ, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बोलो, एस्टर इज अ एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिल क्लोराइड के बारे में क्या बोलोगे? एसिल क्लोराइड क्या है? इट इज अ हैलोजन डेरिवेटिव बोल सकते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
तो इसका हाइड्रोलिसिस से वापस से वही अल्कोहल और एसिड मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? अगर आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया तो वही अल्कोहल और एसिड मिलेगा जिससे वो एस्टर पहले कभी बना था। ठीक है? अरे यहां पानी रिमूव करके बनाए थे, अब पानी वापस ऐड कर रहे हैं तो फिर से अल्कोहल और एसिड बन जाएगा। ठीक है, जल्दी 2 लाइन लिखो इसके बारे में। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर विथ मिनरल एसिड्स, hydrolysis of esters with mineral acids, hydrolysis of ester with mineral acids give directly carboxylic acid, give directly carboxylic acid, give directly carboxylic acid and the alcohol, and the alcohol, and the alcohol। एग्जाम्पल लिख लो डायरेक्टली एक। ठीक है, ये रहा आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये मिल जाएगा आपको बेंजोइक एसिड प्लस C2H5OH, अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन हुआ खत्म। नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।